श्री मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान, प्रकरण न्यायपालिका, इकाई न्यायालय के कार्य। पिछले कालांश में हमने 3 कार्य या क्षेत्राधिकार का अध्ययन किया था। आज चौथा है सलाह संबंधी अधिकार। मौलिक व अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी ऐसे विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? इसकी मुख्य 2 उपयोगिता है। पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है और कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले। इसके बाद हमें कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। अगला, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। अनेक लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका, इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। आखिर जनहित याचिका क्या है, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसके पास कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि वह अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद के फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। सन 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया। क्योंकि इस मामले में जनहित संबंधित एक मुद्दे का विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमों पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसे जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिक एवं स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबर और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार मानकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। वायु व ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना या चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं है। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के 3 अंगों के बीच में पारस्परिक संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार के हर अंग एक दूसरे की शक्तियों व क्षेत्राधिकार का सम्मान करें। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है, लेकिन अधिकांश मामलों में अनुभव हुआ कि न्यायिक सक्रियता का जनहितों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगला बिंदु, न्यायपालिका और अधिकार, जुडिशरी एंड राइट्स। न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा है। संविधान ऐसी 2 विधियों का वर्णन करना है जिससे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की रक्षा हो सके। यह अनेक रेट जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकार को फिर से स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 32 32
उच्च न्यायालय को भी ऐसी रेट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 226 सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। ये दोनों प्रावधान एक और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण तथा दूसरे और संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। उपरोक्त प्रावधानों का दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। न्यायपालिका और संसद, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई, राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे वे भी अब इस दायरे में लिया गया, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ। ऐसे और भी उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए, जैसे उसमें हवाला मामले में, नरसिम्हा राव के मामले में और पेट्रोल पंप के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को निर्देश दिया कि भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करें। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के अनेक अंग का एक विशिष्ट एवं स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने तथा संविधान में संशोधन करने में सर्वोच्च है। कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायपालिकाओं विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने के लिए संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा संविधान के संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष, कंक्लूजन। भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की। लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील एवं संतुलन पर आधारित है। इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर कार्य करना पड़ता है। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय अगले कालांश में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।